क्रिस्टोफर हुड के अतिरिक्त नवलोक प्रबंधन को मान्यता प्राप्त कराने वाले विद्वानों में गेराल्ड काइडन, पी होगेट, पी होगेट, और पी होगेट, आर रोड्स, पी होगेट, आर रोड्स, आर रोड्स, एल टेरी, एल टेरी, एल टेरी का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एल टेरी का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। The name of Gerald Cuden, P. Haggett, R. Rhodes, and E. Terry are particularly important among the scholars. The name of Gerald Cuden, P. Hoggett, R. Rhodes, P. H-O double G E double T, P. Hoggett, गेराल्ड में GERALD, काइडन CAYDON, गेराल्ड, P. Hoggett, and E.L. Terry, E.L. Terry are particularly important among the scholars who recognize क्रिस्टोफर हुड्स। किसी का माइक ऑन है यार, ऑडियो आप म्यूट कर लीजिए। Important among the scholar who recognize Christopher Hood's additional new public management. ने अपनी री-इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992
गैबलर ने अपनी प्रसिद्ध कृति गैबलर ने अपनी प्रसिद्ध कृति री इन्वेंटिंग लिख ले, री इन्वेंटिंग माने होता है दिलचस्प, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 1992 में उद्यमी सरकार उद्यमी सरकार उद्यमी सरकार उद्यमी सरकार एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट उद्यमी सरकार एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल 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 गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरियल एंटरप्रेन्योरियल माने होता है उद्यमी, गवर्नमेंट माने सरकार। एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट में निम्नलिखित बिंदुओं की ओर ध्यानाकर्षण कराया। निम्नलिखित बिंदुओं की ओर ध्यानाकर्षण कराया। इंग्लिश वाले जल्दी लिख ले। गैबलर इन हिज फेमस बुक इवेंटिंग गवर्नमेंट 1902 government drew attention to the following points. गैबलर ने निम्नलिखित बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया। वो क्या था? अभिप्रेरक सरकार, अभिप्रेरक सरकार माने जो हमें प्रेरित कर सके।
अभिप्रेरक सरकार। दूसरा, सामुदायिक स्वामित्व पर विश्वास करने वाली सरकार। सामुदायिक स्वामित्व पर विश्वास करने वाली सरकार। कल्याणकारी सरकार। कल्याणकारी सरकार। परिणाम प्रदान करने वाली सरकार। परिणाम प्रदान करने वाली सरकार। परिणाम प्रदान करने वाली सरकार। क्रियाशील सरकार। सक्रिय सरकार। इसे क्रियाशील कहिए या सक्रिय सरकार कहिए, हम आसान दिखा रहे हैं। क्रियाशील सरकार। पूर्वानुमान करने वाली सरकार। बाजार की ओर झुकी हुई सरकार। बाजार की ओर झुकी हुई सरकार। तो क्या क्या बताया? अभिप्रेरक, वह सरकार जो अभिप्रेरणा दे सके, मोटिवेट कर सके। सामुदायिक स्वामित्व पर विश्वास करने वाली सरकार। कल्याणकारी सरकार। परिणाम प्रदान करने वाली सरकार। सक्रिय सरकार। सक्रिय सरकार। ये इतनी बातें बताई हैं गैबलर ने। आप ध्यान से देखें तो जितनी बातें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में की गई हैं, गैबलर उन्हीं बातों की ओर ध्यानाकर्षण करते हैं, हमारा ध्यान लेके जाते हैं। वो ध्यान हमारा लेके इसलिए गैबलर जाते हैं कि गैबलर ने अभिप्रेरक सरकार जो हमें अभिप्रेरित कर सके। अभी प्रधानमंत्री, मैंने बताया ना उस दिन कि प्रधानमंत्री अभी अपील कर देते हैं कि अब लॉकडाउन होगा और पूरी जनता से अपील करते हैं, मन की बात अभिप्रेरणा देने वाली सरकार। और देखिए मजे की बात यह है कि सारा विपक्ष कुंद है और एक व्यक्ति देश की जनता को संबोधित करता है तो उसकी बात को जनता पूरी गंभीरता से लेती है। विगत कई वर्षों से भारतीय प्रशासन की स्थिति देखिए, इसी को कहते हैं अभिप्रेरक सरकार। कितनी अभिप्रेरक सरकार है और किस मात्रा और किस अनुपात में यह सरकार अपनी अभिप्रेरणा के बल पर लगातार संचालन कर रही थी।
यही बात मैं बताना चाह रहा हूं जो ग्लेबर ने कहा है कि कैसी कैसी ये सरकारें हैं। पब्लिक मैनेजमेंट जब आएगा, नवलोक प्रबंधन आएगा, तो उसमें सरकारों को क्या क्या करना है। तो उसमें सरकारों को क्या करना है, वो सरकार कैसी होगी, ग्लेबर ने बताया, जो अभिप्रेरित कर सके, जन समाज को सम्मिलित कर सके। की बात मैंने लोक प्रबंधन में कही थी। तो सहभागिता यही है कि जनता प्रशासन और सहयोग करने के लिए निरंतर तत्पर दिखाई देता है, तो हम ऐसे प्रशासन को कहते हैं अभिप्रेरक सरकार। सामुदायिक स्वामित्व पर विश्वास करने वाले, एक व्यक्ति के स्वामित्व पर विश्वास करने। स्किल इंडिया क्या है, हम पूरे भारत को उद्यमी बनाएंगे, हम भारत के गांव गांव में जाकर उद्यमिता के लिए प्रयास करेंगे। हम 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 क्या करेंगे, री इन्वेंटिंग करेंगे, उद्यम लगाएंगे, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर ग्लोबल की जो रचना है। क्योंकि सरकारी सेक्टर में उतना रोजगार, चाहे जो सरकार आ जाए, जितना सब्जबाज दिखा जाए, जितना भूल जाए, झूठ बोल जाए, लेकिन वास्तविकता का यथार्थ यही है, वास्तविकता यही है कि पब्लिक सेक्टर में रोजगार बहुत सीमित हो गए हैं। जो भी रोजगार हैं पब्लिक सेक्टर के बाहर हैं, और पब्लिक सेक्टर के सरकार को सफलता तब जब हर व्यक्ति को काम दे देगी, और हर व्यक्ति का काम प्रभावी तरीके से अगर हो जाएगा तो हम विश्व मार्केट में उसे पहुंचा सकें, विश्व सकें, तभी भारत इतनी बड़ी जनसंख्या में, इतनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार की उपलब्धता करा सकते हैं। तो इसी को कहा गया कल्याण, जनता को अकेले स्वामित्व पर नहीं बल्कि पर विश्वास, यह बातें तो में कही गई हैं। तो जो नवलोक प्रबंधन आया वो कहा कि एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं है, सामूहिक प्रयास है, और समाज की संपत्ति पर अनेक व्यक्तियों का अधिकार हो, असंख्य व्यक्तियों का अधिकार हो, एक व्यक्ति उसका मालिक न हो। परिणाम प्रदान करने वाली सरकार, हमारी सरकार ऐसा निर्णय ले तो वो निर्णय लागू करके दे करके दिखाए। अगर वैक्सीनेशन करना हो तो लगभग 70-80 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है, ये सरकार करके दिखा दे, और सरकार दिखा रही है। तो मतलब सरकारों का नवलोक प्रबंधन क्या चाहता है कि वो परिणाम ओरिएंटेड हो, उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड हो, परिणाम करके दिखाए। फिर वेलफेयर करने में वो आगे रहे, सक्रिय सरकार रहे, निरंतर सक्रियता उसमें दिखाई दे। पूर्वानुमान करने वाली सरकार हो, सरकार के पास अगर पूर्वानुमान करने की सामर्थ्य नहीं है तो हम अपनी कई समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे ही जून का आखिरी हफ्ता आता है, मानसून भारत में आ जाता है, और पूर्वोत्तर भारत नदी के बाढ़ से वाले का राज्य है असम, और असम में भी प्रभावित हो जाता है। तो भारत की सरकार अगर फोरकास्टिंग कर ले, पूर्वानुमान लगा ले, तो बाढ़ की जैसी महाविभीषिका का समाधान वो सरकार कर सकती है, और सरकारों को ऐसा पूर्वानुमान अवश्यमेव लगाना चाहिए। यही प्रबंधन है। गैबलर ने कहा सक्रिय सरकार हो, बाजार की ओर झुकी सरकार हो। अगर सरकारें बाजार की ओर झुकती नहीं, अगर हम आज की सरकार को बाजार उन्मुखी नहीं बनाएंगे, बाजार की तरफ उसका झुकाव हम नहीं करेंगे उस सरकार का, तो हम उस सरकार से कुछ बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो सरकार केवल सपने, वास्कार कुछ नहीं कर सकती है। तो जस्ट इंस्पायरिंग गवर्नमेंट होनी चाहिए, अंग्रेजी वाले लिख ले, जस्ट इंस्पायरिंग गवर्नमेंट, government that believe in community ownership, welfare government, result oriented government, active government, government learning towards the market, government learning towards the market, इस प्रकार हमारी सरकार जब इस तरह हमारी सरकार
कि जब सक्रियता होगी तब जाके, ये ग्लैबलर ने कहा, तब हम लोक प्रबंधन को, नव लोक प्रबंधन को, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बातें कही। अब इसमें दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, उसे हम लिखें। मैंने बताया कि नवलोक प्रबंधन नौकरशाही का विरोध करता है। नौकरशाही का विरोध ये इसलिए नवलोक प्रबंधन करता है, जैसा कि इसकी स्पिरिट हमने पहले ही बता दी थी, कि यह जो नवलोक प्रबंधन है वो शीघ्र निर्णय लेने के पक्ष में है। मामला को जल्दी लाल पीताशाही नौकरशाही में उलझाने का, अफसरों के जाल में प्रशासन का परिणाम न उलझ जाए, परिणाम सहजता से मिल जाए, शीघ्रता से मिल जाए और हमें परिणाम दिखाई दे, यही नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस भी है। तो इसी ओर जो नवलोक प्रबंधन आया, वो कहा कि प्रशासन को अब शिथिल होने की आवश्यकता नहीं है, प्रशासन को परिणाम करके दिखाने की आवश्यकता है। इस प्रकार नवलोक प्रबंधन में कि सरकारें कुछ करके डिसीजन ले, तो इसके लिए आपको याद होगा जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, आपने पढ़ा होगा, आपके समय तो नहीं थे, वो बहुत काफी पहले थे, 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति, लगभग 8 वर्ष वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, उन पर इम्पीचमेंट भी आया था। उनके उपराष्ट्रपति थे अल गोर, वो 10 वर्ष तक तक उनके, अरे 8 रहे बिल क्लिंटन, और उनके उपराष्ट्रपति थे अल गोर। अल गोर ने इस दिशा में, अल गोर स्वयं नौकरशाही का विरोध करने वाले और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का समर्थन करने वाले विद्वान थे। तो उन्होंने एक नेशनल परफॉर्मेंस रिव्यू की एक रपट, एक रिपोर्ट, एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, और इस प्रतिवेदन के माध्यम से उनका मानना था कि हम प्रशासन को न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, हम नवलोक प्रशासन को नवलोक प्रबंधन में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए शर्त क्या होगी? अल गोर ने कहा था कि इसके लिए हमारे जो नवलोक प्रशासन है, हमारी जो सरकारें हैं, उन सरकारों का अपना परफॉर्मेंस का रिव्यू करना चाहिए। परफॉर्मेंस माने अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना चाहिए। जब सरकारें अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करती हैं, तब उन्हें लगता है कि हमें क्या कमियां रह गई। मैं एक छोटा सा उदाहरण देके तेजी से मैं लिखाता हूं और आज इसको पूरा करा दूंगा। आप देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो और आपने इलाहाबाद प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हो, अपने घर को छोड़ के आए हो, माता पिता को छोड़ के आए हो, और माँ पिता ने तुम पर इन्वेस्टमेंट किया है, आप पर इन्वेस्टमेंट किया है, आप पर निवेश किया है पैसे का, और आपके सुनहरे और अच्छे भविष्य के लिए आपको प्रयाग में प्रवेश की जो वो बहुत कुछ कह आवाज जाती कट रही है आपकी। ये तुम्हारी केवल समस्या है, दूसरे की कोई समस्या नहीं है। मेरी आवाज पहुंच रही है प्रॉपर? सर कट रही है आवाज आपकी। सर कट रही है भाई, कट रही है। ये काफी सर आपकी आवाज सर ज्यादा कट रही है बीच बीच आपकी आवाज। रुक जा रही है सर आवाज एकदम। तो हमारे पास पूरा है। हेलो हेलो, सही है सर। हाँ सर अब सर अभी आवाज कट हो जाती है सर क्लियर नहीं, सर, केवल 1-2 सेकंड के लिए कट रही है बस। क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो मेरे पास वो है यार, नेट तो पूरा है। सर आप पढ़ाते रहिए, कोई ज्यादा दिक्कत सर नहीं अब हो सही रही है। आवाज आ रही है। सर सही है सर, आ रही है आवाज। अब ठीक है? सर ये सर आ रही है। यस सर करो, कंटिन्यू कीजिए। यस सर, यस सर। वो हो सकता है कुछ नेट बीच में वीक हो गया हो, लेकिन हमारी रिकॉर्डिंग सही जाएगी, आप तक रिकॉर्डिंग जाएगी वो। तो मैं बता रहा था कि जैसे आपको प्रयाग में प्रवेश दिलाया, माता पिता ने यहाँ अध्ययन करने के लिए भेजा है,
और अगर इसका रिव्यू ना हो, इसका पुनर्मूल्यांकन न किया जाए, इसका रिव्यू न किया जाए, इसका पुनर्मूल्यांकन न किया रहे हो कि खा के सो रहे हो होगा। अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो परिणाम कैसा आएगा? बेकार आएगा सर। सफल की परिणाम क्या होगा? नकारात्मक होगा। तो जब परिणाम नकारात्मक होगा तो ये कैसे? रिव्यू करने से, पुनर्मूल्यांकन करने से, अपना मूल्यांकन करने से हुआ। हमने अपनी माप तौल की कि मैं पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। पिताजी ने देखा, रेंडमली चेक कर रहे हो। तो इसी राष्ट्रपति अल गोर ने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी, लोक प्रशासन को, अगर लोक प्रबंधन परिणाम शीघ्रता से प्राप्त करना है, प्रभावशील बनना है और कुशलता पूर्वक कौशल प्राप्त करना है प्रशासन में, तो प्रशासन को रिव्यू करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कितना खोया कितना पाया। तो इसी अल गोर ने कहा था कि हमें प्रशासन का रिव्यू करना चाहिए। और उसके बाद क्रिस्टोफर हुड ने अपनी एक किताब लिखी और किताब का नाम था ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सेशंस। लोक प्रशासन से उसका पूरा नाम था ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स। हमेशा, प्रत्येक अवसर पर, प्रत्येक मौसम में, प्रत्येक क्षण में, यहाँ सीजन से अर्थ प्रत्येक हमें पब्लिक एडमिन मूल्यांकन करते रहना चाहिए। तो आओ हम लोग लिख लेते हैं और इसके बाद ये अब नवलोक प्रबंधन अपने समापन की ओर है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोरे ने कहा था कि नवलोक प्रशासन लोक प्रबंधन में तभी परिवर्तित हो पाएगा जब प्रशासन अपना मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा। यहां प्रशासन के मूल्यांकन का अभिप्राय प्रशासन ने कितना प्राप्त किया और प्रशासन ने कितना प्राप्त नहीं किया अपने उद्देश्य को, इससे संबंधित है। इससे संबंधित है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोरे ने कहा था कि लोक प्रशासन, लोक प्रबंधन, लोक प्रशासन, लोक प्रबंधन, लोक प्रशासन, लोक प्रबंधन में, लोक प्रबंधन में तभी परिवर्तित हो पाएगा जब प्रशासन अपना मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा। जब प्रशासन अपना मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा। जब प्रशासन अपना मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा। प्रशासन के मूल्यांकन का अभिप्राय है प्रशासन अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है अथवा नहीं किया है। इसे ही प्रशासन का मूल्यांकन कहते हैं। इसे ही प्रशासन का मूल्यांकन कहते हैं। इसे ही प्रशासन का मूल्यांकन कहते हैं। प्रशासन ने अपना उद्देश्य प्राप्त किया अथवा नहीं किया,
अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर ने कहा था कि लोक प्रशासन लोक प्रबंधन में तभी परिवर्तित हो पाएगा जब प्रशासन अपना मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा। प्रशासन के मूल्यांकन का अभिप्राय है प्रशासन अपने उद्देश्य को प्राप्त किया है अथवा नहीं किया है, इसे ही प्रशासन का मूल्यांकन कहते हैं। 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 Former USA Vice President Al Gore had said, "The public administration can be transferred Former USA Vice President Al Gore had said that the public administration can be transformed into public management only when the administration ensures its evaluation of administration. Evaluation of administration means whether the administration has achieved its objects or this is called evaluation of administration. This is called evaluation of administration. इसी प्रकार क्रिस्टोफर हुड ने अपनी प्रसिद्ध कृति ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर आर सीजन्स में नवीन लोक प्रशासन के लिए नवीन लोक प्रबंधन के लिए नवीन लोक प्रबंधन के लिए
निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं। निम्नलिखित सुझाव हैं। निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इसी प्रकार क्रिस्टोफर हुड ने अपनी पुस्तक ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सेशन फॉर ऑल सीजन्स में नवीन लोक प्रबंधन के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं। नवीन लोक प्रबंधन के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं। 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 हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। Similarly, Christopher Hood book A Public Management for All Seasons presented the following suggestion for innovative public management. Innovative public management. ये सुझाव क्या क्या थे? लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की तरह प्रशासन को संचालित किया जाए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आरंभ किया जाए। लक्ष्य निर्धारित किया जाए। लक्ष्य निर्धारित किया जाए। चिंता की जाए। उत्पादन के प्रति चिंता की जाए। छोटे उद्योगों की स्थापना की जाए। छोटे उद्योगों की स्थापना की जाए। लोक प्रशासन में निजी प्रशासन की तरह प्रशासन को संचालित। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आरंभ किया जाए। लिख लीजिए, समझाता हूं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आरंभ किया जाए। लक्ष्य निर्धारित किया जाए। उत्पादन के प्रति चिंता की जाए और छोटे उद्योगों की स्थापना की जाए। छोटे उद्योगों की स्थापना की जाए। एक बार सुन लीजिए तो मैं तुरंत समझा देता हूं। लोक प्रशासन को निजी प्रशासन की तरह संचालित किया जाए, पहला। दूसरा कहा गया
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आरंभ किया जाए, लक्ष्य निर्धारित किया जाए, गोल एक बना लिया जाए कि हमें यहां पहुंचना है, इतना उत्पादन लेना चाहिए, उत्पादन के प्रति चिंता की जाए और छोटे उद्योगों की स्थापना की जाए। ये लक्ष्य नवीन लोक प्रबंधन को रखना पड़े। तभी नवलोक प्रबंधन क्रियाशील हो सकता है, प्रभावशील हो सकता है। इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेजी वाले लिख लें तो मैं बताता हूं, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी कंडक्टेड like private administration. In public administration, administration should be conducted. Healthy competition should be started. Healthy competition should be. Target should be set. Target should be set. Production should be concerned. Small industry should be established. आपने लिख लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा हिंदी में समझाता हूं, क्योंकि अधिकतम संख्या हिंदी वालों की है, अंग्रेजी में मेरी बात आपने सुन ली है। क्या कहा गया नवलोक प्रबंधन को क्रिस्टोफर हुड द्वारा, कैसे नवलोक प्रबंधन आएगा उसको बड़ी बारीकी से तब मैं निष्कर्ष पर आता हूं, सीधे निष्कर्ष लिखाऊंगा। क्रिस्टोफर कि नवलोक प्रशासन को निजी प्रशासन की तरह संचालित किया जाना चाहिए। जैसे निजी प्रशासन में संचालन होता है वैसे ही लोक प्रशासन को संचालित किया जाए, तब वह नवलोक प्रबंधन का रूप ग्रहण करेगा। कारण क्या है? महत्वपूर्ण कारण है कि निजी प्रशासन में अकाउंटेबिलिटी निर्धारित है, आपका गोल निर्धारित है। आपको कहा गया कि अगर आपको एक दिन में 10 किलो का प्रोडक्शन करना है, आपको एक दिन में 1 मीट्रिक टन आपको उत्पादन करना है तो करना है। अगर अति उत्पादन आपने किया तो आपको उपहार मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा। ये निजी क्षेत्र का है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, यह उत्पादन और परिणाम उन्मुखी है, परिणाम की ओर झुका हुआ है। आप जितना अच्छा परिणाम देते हैं आपको उतना अच्छा वेतन मिलता है, तो वो परिणाम उन्मुखी है, परिणाम उसके लिए आवश्यक है। तो इसी तरह क्रिस्टोफर हुड ने कहा कि आज सरकारी क्षेत्र या सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ये बिल्कुल शिथिल हो गए हैं। कोई मतलब नहीं है उत्पादन हो या ना हो, मुझे तो तनख्वाह मिल रही है। लेकिन जब तनख्वाह का संकट उत्पन्न होगा, तनख्वाह आपका वेतन आपकी उपलब्धियों पर निर्भर करेगा, परफॉर्मेंस पर, तब आप अपने कर्म को बड़े सजगता से और ध्यान से करेंगे। इसीलिए क्रिस्टोफर हुड ने कहा कि नवीन लोक प्रबंधन कैसा होगा? निजी प्रशासन की तरह उसका संचालन होगा, क्योंकि निजी क्षेत्र के प्रशासन में यह गुण पाया जाता है कि निजी क्षेत्र का प्रशासन प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, लाभ आधारित होता है, उपलब्धियों पर आधारित होता है। जिस कर्मचारी ने अधिक उपलब्धियां अर्जित की हैं उसे आकर्षक वेतनमान मिलता है। इसलिए लाभ आधारित, उद्यमिता आधारित निजी प्रशासन की तरह ही सरकारी प्रशासन हम बनेंगे, तब जाकर के लोक प्रशासन, नवलोक प्रबंधन में बदलेगा और परिणाम सामने दिखाई देगा। दूसरी बात क्या कहा? ये बात आपने समझ लिया। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अगर मान लीजिए 10 कर्मचारी हैं तो 10 में प्रतिस्पर्धा हो, कौन आगे निकल जाता है, और जो आगे निकलेगा, अधिक प्रोडक्शन करेगा, उसे अधिक बोनस मिलेगा। तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अभाव में, जैसे बहुत मैं छोटा सा उदाहरण दूं, मेरे शिष्यों में से शिवम पढ़ रहे हैं, शुभम पढ़ रहे हैं, अनेका, मैं कोई पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं, अतुल पढ़ रहे हैं, ये सारे लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन इनमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैं पब्लिक मैनेजमेंट को कितना जान जाऊं, मैं कितना जान जाऊं, तो इस प्रतिस्पर्धा में सभी को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सभी ज्ञान को प्राप्त करके ऊर्जावान हो जाएंगे और
बीए पास करना क्या, बड़े बड़े कंपटीशन निकाल लेंगे। तो ये प्रतिस्पर्धा का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का, हेल्दी कंपटीशन का होना, वो नकारात्मक प्रतिस्पर्धा नहीं कि उसको हमें अंत कर देना, उसको समाप्त कर देना। ऐसी प्रतिस्पर्धा, जिस प्रतिस्पर्धा से प्रत्येक का विकास संभव हो सके। तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी क्रिस्टोफर हुड ने कहा कि एक लोक प्रशासन को लोक प्रबंधन में परिवर्तित होने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का होना आवश्यक है। दूसरी बात उसने कही कि लक्ष्य निर्धारित कर देना चाहिए, कहां तक हमारा गोल क्या है, हमें क्या प्राप्त करना है, यह कार्मिक को, यह लोक प्रशासन को ज्ञात होना चाहिए। लोक प्रशासन पर यह आरोप कर देना चाहिए, जैसे भारत सरकार के एक मंत्री हैं, बड़े सफलतम मंत्रियों में इनकी गणना की जाती है, उनका नाम है नितिन गडकरी, भारत सरकार के हैवी इंडस्ट्रीज और सड़क परिवहन मंत्री पद। आज भारत पहले, आज से 15 वर्ष पहले एक दिन में 5 किलोमीटर सड़क बनाता था। आज नितिन गडकरी के इस दूर भारत सरकार का सड़क निर्माण विभाग, सार्वजनिक सड़क निर्माण विभाग एक दिन में 25 किलोमीटर सड़कें प्रत्येक दिवस भारत में बन जाती हैं। कहां 5 और कहां 25, और देश में सड़कों का जाल सा होता जा रहा है। तो ये कैसे आया है? लक्ष्य को निर्धारित किया गया। नितिन गडकरी लगातार लक्ष्य को निर्धारित कर देते हैं और कहते हैं इतना अचीव करो। वो लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, स्वयं जो नए पथ बने हुए हैं उनका निरीक्षण करते हैं, अपने लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। कि मैं कल के न्यूज में पढ़ रहा था, नितिन गडकरी ने अपनी पत्नी को बिना बताए, नागपुर की यह घटना है, उनके ससुर, स्वयं के ससुर अपनी पत्नी के पिता का घर रास्ते में आ रहा था और उन्होंने जब वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अपने स्टेट के थे, उन्होंने उस मकान को गिरवा दिया था। ये होती है कर्तव्य परायणता और लक्ष्य को निर्धारित करके उसे प्राप्त करने की कार्य प्रशासन की कार्य क्षमता, इफिशियंसी। तो क्या होना चाहिए? एक टारगेट निर्धारित होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। इसके बाद उत्पादन के प्रति चिंता व्यक्त की जाए। भारत सरकार लगातार घाटे की अर्थव्यवस्था, कभी नारायण दत्त तिवारी जैसा वित्त मंत्री, नेहरू जी जैसा, मोरारजी देसाई जैसा वित्त मंत्री, एच.एम. पटेल जैसा वित्त मंत्री कहा करता था कि घाटे की अर्थव्यवस्था विकास की अर्थव्यवस्था है। लेकिन वो घाटे की अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ गई कि 1991 तक आते आते देश, 1990 में ही चंद्रशेखर जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, बड़े संकट के दौर में भारत था, उन्होंने इस देश को निकाला। और 1991 में पुनः एक चतुर सुजान भारत को प्रधानमंत्री मिला, नाम था पीवी नरसिम्हा राव, पामुल रापति वेंकट नरसिंह राव। उन्होंने देश को निकाला और यूं टर्न लिया, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया और ये जो घाटे की अर्थव्यवस्था थी उसे बहुत गहरे झंझावात से निकाला, बहुत आंधियों से, तूफान में फंसी हुई अर्थव्यवस्था को निकाल करके देश को राहत की सांस लेने के लिए अवसर प्रदान किया। बहुत सुनहरे अवसरों में उनके प्रशासनिक योगदान को चंद्रशेखर जी को, नरसिंह राव का लिखा जाएगा। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि उत्पादन के प्रति अगर चिंता नहीं होगी, ये क्रिस्टोफर हुड ने कहा, यही भारत ने उत्पादन के प्रति चिंता नहीं, और इतना घाटा हो गया कि भारत सरकार को क्या करना पड़ा, स्वयं भारत सरकार को अपने कल्याण करते करते एक दिन ऐसा अवसर आया कि स्वयं के कल्याण की आवश्यकता हो गई। तो ये थी उसने। अब हम इसके निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं और 10 मिनट का निष्कर्ष है। आप निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नव लोक प्रबंधन सरकार के खर्चे में कटौती, सरकार के कार्यकलाप का मूल्यांकन,
सरकार के आकार में कटौती, सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण, राज्य की भूमिका को सीमित करना, लोक प्रशासन में पारदर्शिता और खुलापन को प्राप्त करना, प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना नव लोक प्रबंधन का केंद्रीय प्रतिपाद्य विषय है। केंद्रीय प्रतिपाद्य विषय है। केंद्रीय प्रतिपाद्य विषय है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि नव लोक प्रबंधन सरकार के खर्चे में कटौती, सरकार के कार्यकलाप का मूल्यांकन, सरकार के कार्यकलाप का मूल्यांकन, सरकार के आकार में कटौती, सरकार के आकार में कटौती, सरकार के आकार में कटौती, मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सरकार के आकार में कटौती, सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण, माने जो सरकारी कंपनियां हैं उनको निजी हाथों में बेच देना, निजीकरण, राज्य की भूमिका को सीमित करना, राज्य की भूमिका को सीमित करना, लोक प्रशासन में पारदर्शिता और खुलापन को प्राप्त करना, प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना नव लोक प्रबंधन का केंद्रीय प्रतिपाद्य विषय है। नव लोक प्रशासन 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 का केंद्रीय प्रतिपाद्य विषय है। हिंदी वालों का हो गया? यस सर, हो गया। गुड। इंग्लिश वाले तेजी से लिख लें, तब इसको समझा के आज की क्लास हम स्थगित करेंगे। एज ए conclusion, it can be said that the new public management, as a conclusion, it can be said that the new public management can reduce the expenditure of the government, can reduce the expenditure of government,
evaluation that function of the government, evaluation the function of the government, cut the size of 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 government। बाकी तो बहुत आसान है यार, आप अपने भी इसका कर सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट, privatization of public enterprises, limit the role of state, limit the role of state, राज्य की क्या भूमिका हो उसकी सीमा निर्धारित होनी चाहिए। achieve transparency and openness in public administration, promotion of information technology in administration, promotion of information technology in administration is the central theme of new public management। ये हो गया आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पर आपका यह अध्याय पूरा हुआ। यह प्रश्न पूरा हुआ। आशा है बहुत बच्चे हमको कर रहे हैं कि पीडीएफ ग्रुप में जोड़ दीजिए। पीडीएफ में तब जोड़ूंगा जब मैं प्रश्न लिखाना छोड़ करके केवल लेक्चर दूंगा, और लेक्चर के बाद आप प्रश्न मुझे लिख के प्रस्तुत करेंगे। ये मॉडल, ये स्ट्रक्चर आपके सामने प्रस्तुत है, जिसके हिसाब से आप अपना एग्जाम्पल का कैरिकुलम तैयार, आप अपने आंसर का कैरिकुलम तैयार कर लेंगे, आप अपने आंसर का पाठ्य तैयार कर लेंगे कैसे लिखना है। इसीलिए मैं ये सैंपल दे रहा हूँ, प्रश्नों का लिखा रहा हूँ, अन्यथा इसमें बहुत समय लगता है, बहुत ऊर्जा लगती है, नहीं तो मुझे यह लिखाने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप इसे सुनते जाइए। निष्कर्ष के रूप में सरकार ने क्या क्या, निष्कर्ष के रूप में हम कह रहे हैं कि पब्लिक मैनेजमेंट क्या क्या है, उसमें एक एक बिंदु की सूक्ष्म व्याख्या, माइन्यूट इंटरप्रिटेशन मैं आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं। कहा गया, पहला कहा जा सकता है कि नव लोक प्रबंधक सरकार के खर्चे में कटौती करे। पूरी दुनिया में जब सरकारों पर समाजवाद, लोक कल्याण का नशा छाया हुआ था, तो सरकारें, खास करके पूंजीवादी सरकारों में भी ऐसा नहीं है कि वहां समाजवाद की दृष्टि नहीं थी। चाहे अमेरिका हो, यूरोप के देश रहे हो, फ्रांस रहा हो, ब्रिटेन रहा हो, वहां कहा गया, वहां की जनता भी मांग करती थी कि हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो वेलफेयर का नशा हर गवर्नमेंट में होता है, चाहे वो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट हो या वेलफेयर या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही हो, अथवा लिबरल गवर्नमेंट रही हो, लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही हो, हर जगह पर वेलफेयर के वजह से सरकार पर घाटा बढ़ता है। और जब सरकार पर घाटा बढ़ता है तो लोक प्रशासन से अपेक्षा की गई कि भाई तुम्हारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो तुम अपना प्रशासन कैसे चला पाओगे। प्रशासन पर अति निवेश कर दोगे तो तुम्हारे पास अगर उत्पादन नहीं होगा तो वेलफेयर के कार्य संपन्न तुम नहीं कर सकते हो। और उसका पहला तरीका था कि आप लग्जरी लाइफ को, लोक प्रशासन अपने लग्जरी लाइफ स्टाइल को छोड़े, अपने खर्चे में कटौती करे। प्रधानमंत्री के लिए 10 जहाज, 10 एरोप्लेन या 10 हेलीकॉप्टर की आवश्यकता नहीं है। अगर एक में काम चलता है तो 10 में नहीं। एक तरह से वो गांधी के ही प्रशासन की ओर बढ़ रहा है कि मितव्ययी बनो, अनावश्यक खर्च मत करो, लिप्सा में मत जाओ, अहंकार में मत जाओ, तो खर्चे में कटौती करो। यह प्रशासन के युग का यथार्थ है कि सरकारें लड़खड़ाने लगी, उनका बजट घाटा इतना बढ़ने लगा
कि खर्च में कटौती करना उनकी आवश्यकता नहीं, विवशता बन गई। तो पहला कहा गया कि लोक प्रबंधन जब होगा, और प्रबंधन इसीलिए लाया गया, नव लोक प्रशासन, और लोक प्रशासन में घाटे की अर्थव्यवस्था हो गई, खर्चे बेतहाशा बढ़ गए, तब प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी कि प्रबंधन तभी होगा जब सरकार प्रशासन अपने खर्चे में कटौती करेगा। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या कही गई कि सरकार अपने क्रियाकलाप का मूल्यांकन करे कि हमने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त किया है, और प्राप्त किया है तो कितना प्राप्त किया है और कितना फेल हुए हैं। तो अगर लोक प्रशासन लकीर की फकीर की तरह आगे बढ़ता चला जाएगा, केवल अनुगमन करते हुए आगे बढ़ेगा, तब वह प्रशासन उचित प्रशासन नहीं कहा जाएगा। प्रशासन को कभी कभी यू टर्न भी लेने पड़ते हैं, अपने मार्ग का परिवर्तन भी करना पड़ता है। जैसे कल्याणकारी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले राज्य भारत ने अपना परिवर्तन सफलतापूर्वक नव उदारवादी अर्थव्यवस्था में किया, ग्लोबलाइजेशन को स्वीकार किया, उदारीकरण को स्वीकार किया, और अपनी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था से निकाल करके, जो जिसमें पब्लिक सेक्टर की भूमिका ज्यादा थी, अब प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को बढ़ाया जाने लगा। इसको कहते हैं हमारा सरकार का मूल्यांकन करना। देखें क्या खोया क्या पाया। तीसरा है सरकार के आकार में कटौती। सरकार अपना खर्च कैसे बचेगा? जो एक कर्मचारी कर सकता है तो उसके लिए 100 कर्मचारियों की आवश्यकता क्या है? इसलिए भारत में जब उदारीकरण हुआ तो पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम दिया गया, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, उसमें भी सरकार को बहुत घाटा हुआ। फिर बाद में कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया गया, CRS कंपल्सरी रिटायरमेंट स्कीम, मजबूरी बन गई भारत की। बेतहाशा घाटा था, अरबों खरबों का घाटा था भारत का। तो उस अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए सरकार को अपने खर्च में कटौती करनी पड़ी। साथ ही सरकार ने अपना आकार घटाया, निजीकरण को बढ़ाया और अपना आकार घटाया। और मुझे आपको ये बताते हुए कि केवल कर्मचारियों की ही कटौती नहीं हुई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 75, अनुच्छेद 75 में भी संशोधन किया गया, मंत्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई। भारत का 97वां भारत का ये संविधान संशोधन हुआ, 91st। हाँ 91st है। इसमें का क्या नहीं यार, ये 91वां 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और इसमें कहा गया कि मंत्रियों की संख्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की पूरी संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। लोकसभा की प्रभावी संख्या कितनी है? 545 से अनधिक, इससे अधिक नहीं होगी वर्तमान में, अब 26 में बढ़ेगा। तो कहा गया कि यह सरकार ने अपना जम्बू मंत्रिमंडल, अपने सर के आकार को भी घटाया, केवल पैर और अन्य भागों को भी नहीं काटा, बल्कि अपना जो हेड था, जो भारत सरकार की मुख्य कार्यपालिका है, उसके आकार में भी कटौती की गई। ये आवश्यकता नहीं, विवशता थी भारत सरकार की, क्योंकि हमें अपने आकार को घटाना था। सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण, देश के जितने सार्वजनिक क्षेत्र के, सरकारी क्षेत्र के उद्योग इतने घाटे में थे कि उन्हें चलाना मुश्किल था, उनको निजी क्षेत्रों में दिया जाना पूरे विश्व में हुआ, भारत में भी वह प्रक्रिया संपन्न हुई। राज्य की भूमिका को सीमित करना, सबसे अच्छी सरकार वही होती है जो न्यूनतम गवर्नमेंट हो, जो मिनिमम गवर्नमेंट देती हो, अर्थात जहां राज्य के नागरिक स्वयं अपने सदाचरण का प्रयोग करें, हम अपनी विधियों का पालन करें, वहां सरकार को जनता के बीच हस्तक्षेप करने, अगर चोरी नहीं होगी तो पुलिस को जबरदस्ती जाके आपको गिरफ्तार नहीं करना पड़ेगा। चोरी नहीं है तो पुलिस निष्क्रिय है, पुलिस का कोई काम ही नहीं है। इसी को कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट। समझ में आई बात उदाहरण से? तो स्टेट की भी भूमिका सीमित हुई, क्योंकि निजी क्षेत्र बढ़ेगा तो सरकार का आकार घटेगा, सरकार अपने को समेटेगी, निजी क्षेत्र अपना, निजी क्षेत्र के लोग अपना प्रशासन चलाएंगे, और बड़ा प्रशासन और बड़ा काम केवल सरकारें किया करेंगी। तो स्टेट ने अपनी भूमिका को वेलफेयर स्टेट में है तो हमने अपनी भूमिका को सीमित किया, अब हम उद्योग नहीं चलाएंगे,
हम केवल और जनता का कल्याण करेंगे, जनता के लिए सड़कें देंगे, जनता के लिए बिजली देंगे, जनता के लिए पानी देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, वैक्सीनेशन करेंगे। और उद्योग चलाना अब सरकार का काम नहीं रहा। तो सरकार ने अपना आकार घटाया है, राज्य ने अपना आकार घटाया है, प्रशासन ने अपना आकार घटाया है, राज्य ने अपनी भूमिका सीमित की है और निजी क्षेत्र को बढ़ाया है। यही इसका अर्थ है। आशा है इसे आप ठीक ढंग से समझ रहे होंगे। दूसरा कहा गया कि राज्य की भूमिका तो सीमित हो गई, अब सरकारें घोटालों की नहीं चलेंगी, बहुत हो गया। अब एक ट्रांसपेरेंट सरकार चाहिए। और ट्रांसपेरेंट सरकार की पारदर्शिता, प्रशासन की पारदर्शिता क्या है? इसलिए नहीं कि प्रशासन में भ्रष्टाचार न हो, प्रशासन का पारदर्शिता है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो कृषि विभाग का मामला हो, शिक्षा विभाग का मामला हो, उद्योग विभाग का मामला हो, भारत का कोई भी नागरिक एक सिटीजन चार्टर बने और उसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को यह ज्ञात हो कि हमारी समस्या का समाधान सरकार के किस अधिकारी के द्वारा और किस कर्मचारी के किस टेबल से संपन्न हो जाएगा। इसको सुनिश्चित करना ही प्रशासनिक पारदर्शिता कहलाती है। और खुलापन होना चाहिए। सरकार को स्पष्ट बात बतानी चाहिए। जहां पर राष्ट्र की एकता, अखंडता, गरिमा और राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न नहीं होगा, वहां पर सरकार स्पष्ट बात बताएगी। और स्पष्टता का उदाहरण है सरकार का विज्ञापन, प्रधानमंत्री के द्वारा अपने मन की बात कहना। प्रधानमंत्री अपने नागरिकों को प्रेरित करते हैं, प्रधानमंत्री अपने नागरिकों को विदेश नीति के संबंधी, राष्ट्र नीति के संबंधित, उद्योग नीति के संबंधित सारी बातें करते हैं, बुनकरों से बातें करते हैं, किसानों से, खिलाड़ियों से बातें करते हैं। यह है सरकार का खुला होना। और सरकारों का काम है कि वो शिकायतों पर अप्रसन्न न हो, विपक्ष के हमले पर अप्रसन्न न हो। विपक्ष आपको चेताता है अच्छी सरकार चलाने के लिए, तो यही खुलापन प्रशासन का होता है कि आप जितनी आलोचनाएं हों, उन आलोचनाओं से आप सजग होकर के प्रशासन को चलाएं, ताकि जनता को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें, एक गुड गवर्नेंस की ओर आप बढ़ सकें। तीसरी बात और आखिरी बात बताई थी कि नव लोक प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करता है, जिसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। जिलाधिकारी अपने कार्यालय में बैठा हुआ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यही सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग है। हम टीच हिम मिंट के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या के अपने बच्चों से जोड़ते हैं और पढ़ाते हैं। इसी को कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी का अभिनव प्रयोग, नवलोक प्रशासन। यही केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी है। व्हाट्सएप से, ईमेल से, वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पोर्टल बने हुए हैं, उसकी लगातार इंक्वायरी होती रहती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पोर्टल पर अगर शिकायत करिए, तुरंत 24 घंटे के अंदर आपको उस समस्या पर कई फोन आ जाएंगे। क्या काम हुआ, कैसे हुआ, इंक्वायरी हुई कि नहीं, जांच अधिकारी कोई आपके पास पहुंचा कि नहीं। यही सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशासन के विषय में विशेष सहयोग है, जिसे हम ई गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। हम चंद मिनटों में अपने लोगों, अपने अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं और उनसे कंप्लायंस करा सकते हैं, कार्य का परिणाम जान सकते हैं। तो आज की क्लास यही तक। आशा है यह निष्कर्ष आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यही लोक प्रबंधन का केंद्रीय विषय, मूल आत्मा है, जिसे आप समझ गए होंगे। आज आपकी क्लास में सभी बने रहे, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अब कल मिलते हैं इसी समय। थैंक यू सभी को, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चरण सर। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सभी को, मोस्ट वेलकम बेटा, सभी को मोस्ट वेलकम।